हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं फरवरी 2024। ये जो पेपर हमने देखने वाले इस वीडियो में, ये जो पेपर है फरवरी 2024 में हुआ था। इस पेपर में हम लोग समझेंगे कि जो पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा व गणित, तो इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक के जो क्वेश्चन है उन्हें यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समझेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए और अपना टाइम कैसे हम बचा सकते हैं। पार्ट 2 में मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि गलत पूछा गया है। अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन में सही पूछा जाता है, पर यहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए सही गलत वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है घनाभ त्रिमितीय होता है। त्रिमिति का मतलब होता है 3D, तो जो घनाभ होता है वो 3D होता है इस टाइप से। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि घनाभ को 12 कोरे होती है, तो इसे आप काउंट करेंगे तो कितनी होती है, 12 होती है। कितनी कोरे होती है, 12 होती है। जो कोरे यहाँ पे दिख नहीं रही है, कितनी कोरे होती है, तो 12 होती है। यानी दूसरा वाला भी जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। घनाभ के सभी पृष्ठ वर्गाकृत होते हैं, यानी घनाभ जो है ये आयताकार है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है कि घनाभ के जो पृष्ठ है वर्गाकृत होते नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को भी देख लेंगे। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापी जाती है, हाँ नापी जाती है, तो ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन क्या है इसमें से गलत है, तो गलत वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, 22,000 यह संख्या अंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्ह में कैसे लिखोगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय संख्या कहा गया, इसका मतलब इंग्लिश में आप 22,000 कैसे लिखोगे। तो देखो ये जो लिखा है 22,000, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, यानी हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो 22,000 है ये अंतरराष्ट्रीय भाषा में लिखा गया है, यानी इंग्लिश में लिखा गया है। इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और पहले वाले ऑप्शन में 22,000 नहीं लिखा है, यहाँ पे भी नहीं लिखा है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 27 का चौथा वाला ऑप्शन राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखो, काफी सिंपल क्वेश्चन है। निम्न आकृति की परिमिति कितनी सेंटीमीटर है, यानी ये जो आकृति दी गई है इसका पैरामीटर पूछा गया है, इसका पैरामीटर कितना है। तो पैरामीटर निकालने के लिए आकृति के सभी बाजुओं की लंबाई पता होना चाहिए, तो ही हम उसकी परिमिति निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसकी लंबाई नहीं दी है, ठीक है, ये जो लंबाई है यहाँ पे हमको नहीं दी गई है, तो पता कैसे करेंगे। इसके सामने में ये जो लाइन दी गई है इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसके सामने में देखो, इसी के सामने में लाइन है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो इस लाइन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। इसी टाइप से सारी लाइनों की लंबाई पता कर लेंगे। इस लाइन की लंबाई दी है क्या, नहीं दी है, ये 2 सेंटीमीटर है इसलिए ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस लाइन की भी लंबाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये जो लाइन है ऊपर वाली, इसकी लंबाई कैसे पता करेंगे, देखो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप देखोगे इस पार्ट को, तो इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। काफी सिंपल डायग्राम दी है। अभी यहाँ पे
2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इसकी लंबाई नहीं दी है, ये भी कितनी रहेगी, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा। और सभी को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। तो हमारा यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दो। दिलीप ने 35,900 रुपए की एक मोटरसाइकिल खरीदी। उसकी मरम्मत के लिए 3,780 रुपए खर्च किए। कुछ दिन बाद दिलीप ने वह मोटरसाइकिल 40,750 रुपए में बेच दी, तो इस व्यवहार में उसे कितना लाभ हुआ। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसे नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर दे सकते हो। कैसे, एक राउंड फिगर में लेते हैं, ये 35,900 यानी इसको 35,900 यानी इसको हम लोग 36,000 लिख लेते हैं। 100 रुपए कम है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3,080 यानी इसको 3,000 ले लेते हैं, ठीक है। इनको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 39,000 लगभग। और उसने साइकिल कितने में बेची है, 40,000 में बेची है। अब देखो इसके हिसाब से हमको तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है कि 36,970 रुपए का लाभ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1,000 यानी लगभग 1,000 रुपए का डिफरेंस है। 32,000 का भी फायदा नहीं होगा, 4,850 का भी फायदा नहीं होगा। तो हमारा जो राउंड फिगर जो फायदा होगा 1,070 रुपए का फायदा होगा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसे बिना सॉल्व किए भी आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि हमारा खर्चा और जो हमने जो बेचे हैं उसमें 1,000 रुपए का डिफरेंस है। और यहाँ पे ऑप्शन में 4,000 का डिफरेंस, यहाँ पे 32,000 का डिफरेंस है, यहाँ पे 36,000 का डिफरेंस है। तो हम बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, किसी एक सस्ते अनाज की दुकान में 85 बोरी गेहूं, 50 बोरी चावल, 15 बोरी तूर दाल बिक्री के लिए आए। यदि हर एक बोरी में 40 किलोग्राम अनाज होगा तो उस सस्ते अनाज की दुकान में कुल कितने किलोग्राम अनाज की बिक्री के लिए आए हैं, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक राशन की दुकान है, वहां पे 85 बोरी गेहूं का, 50 बोरी जो है वो चावल का और 15 बोरी क्या है, दाल का। इसे प्लस कर देंगे, जाएगा ये 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 150। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये जो अनाज आया है हर एक बोरी में 40 किलो अनाज है, यानी टोटल बोरी कितनी है हमारे पास में, 150 बोरी है। तो ये 150 बोरी को क्या करेंगे हम लोग, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6,000 किलोग्राम। कितना आएगा, 6,000 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझने, अब एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो। मेन है यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न भिन्नों के जोड़ियों में से चौकट में छोटा, बड़ा अथवा बराबर, इसमें से कौन सा चिन्ह सही रहेगा ये हमें बताना है। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो 3/4 और 6/8 ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये इसका डबल है और ये इसका डबल है। तो इसको हम 3/4 लिखे, इक्वल रहेगा, या फिर इसे 9/12 भी लिखेंगे तो भी इक्वल है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला जो साइन है वो बराबर का आना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया है, दूसरे में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन को कट कर देना है।
तीसरे में नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी कट हो गया, चौथे में दिया हुआ है। अब इस बॉक्स में कौन सा साइन आएगा? तो ये जो 6 है यहाँ पे 7 है यानी 1 से बड़ा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है यानी ये भी 1 से बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े का साइन लगा देंगे। तो ऐसा साइन कहाँ पे है? पहले वाले ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो पहला ऑप्शन भी कट हो गया। तो चौथे वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे? राइट कर देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन अयोग्य है? यहाँ पे अयोग्य पूछा गया है या गलत पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब किसी भी संख्या तथा शून्य इनका गुणनफल शून्य होता है, यानी किसी भी संख्या को जैसे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे शून्य से तो आंसर क्या आएगा? शून्य आएगा, यानी पहला वाला जो कथन है वो सही है। हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? गलत वाला ऑप्शन पता करना है। किसी भी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर उत्तर सम संख्या मिलती है। तो देखो 3 यही विषम संख्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, आंसर कितना आ गया? 15 आ गया, यानी यहाँ पे सम संख्या आई क्या? नहीं आई है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है? गलत है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। गुण्य इंटू गुणक बराबर 0 होगा तो गुण्य या गुणक शून्य होगा, यानी दोनों में से कोई एक क्या होगा? शून्य होगा। यानी जैसे यहाँ पे 9 होगा मल्टीप्लाई 0 तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस हिसाब से तीसरा वाला भी जो सेंटेंस है ये भी सही है। चौथा वाला, किसी भी दो संख्याओं के इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पे समान अंक होने पर गुणनफल की इकाई स्थान पर 8 या अंक नहीं आएगा, यानी कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है, सेम नंबर रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर 25, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर 36, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर 49, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर 64, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर 81। पे भी 8 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा चौथा वाला भी जो सेंटेंस है वो राइट है। तो फिर सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 32 का सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, रोशनी को नागपुर से वर्धा इस यात्रा के लिए 1 घंटा 30 मिनट लगे, 15 मिनट आराम करके उसने वर्धा से यवतमाल यह यात्रा 1 घंटा 50 मिनट में पूरी की। यदि रोशनी सुबह 10 बजे नागपुर से निकली होगी तो वह यवतमाल को कितने बजे पहुंचेगी? काफी सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है। अब देखो, जो रोशनी जो है ये नागपुर से वर्धा जाने के लिए इसको 1 घंटा 30 मिनट लगा, फिर 15 मिनट आराम किया, ठीक है। उसके बाद में वो वर्धा से यवतमाल गई, उसको 1 घंटा 50 मिनट लगा। अब इनको क्या करेंगे, जो समय है उसको प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 95 और ये 2 घंटा। अब आपको पता है कि 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो 60 इसे दे देंगे, ठीक है। 95 माइनस 60 कर देंगे तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, और ये 60 इसे दे दिए तो यहाँ पे 2 की जगह पे कितना हो जाएगा +1, यानी 3 घंटे 35 मिनट। अब यहाँ पे वो 10 बजे निकली थी तो अभी 3 घंटे आगे जाएगी वो, तो 10 के बाद में 11, 12, 1, तो 1 बज के 35 मिनट में वो यवतमाल
पहुंचेगी। अभी ऑप्शन में देखेंगे है क्या, तो तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है 1:35 में रोशनी जो है वो यवतमाल पहुंचेगी। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।